हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में एमओए का मीनिंग, उसके फीचर्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आपको पहले वाली वीडियो में समझ आ जाएगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। ओके, और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, जैसे कि नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, कंटेंट्स या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन द फॉलोइंग फंडामेंटल क्लॉजेस which have often been described as the conditions of its incorporation, that is registration। तो आपको ये बोला गया है कि कौन कौन से क्लोज होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो अगर हम बात कर रहे हैं एमओए के सब्जेक्ट मैटर की, तो इसका मतलब उसमें कौन कौन से क्लोजेस होने चाहिए। और आपका एमसीक्यू भी ये बन सकता है, जैसे मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्लोज नहीं है एमओए का। ठीक है, तो मान लो आपको 4 दे दिए, उसमें से एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पहले उसके क्लॉजेस के नेम पता होने चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव वे में कंटेंट को समझना है प्रॉपर पूरा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, ताकि जो लोग आगे, देखो आगे आप लोगों को कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना ही होता है, तो वो उससे भी आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो देखो, नेम क्लोज, सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज। ठीक है, ये हमारे आते हैं इसमें। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेम क्लोज की। नेम क्लोज के आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिस नेम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वही इसमें बताया जाता है। तो हम पढ़ते हैं, देखो, दिस क्लोज कंटेन्स द नेम बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। ओके, the company's corporate name not only is the identification of the company, it also reveals its individual status। यानी कि कंपनी का इंडिविजुअल स्टेटस को बताता है, इसका एक आइडेंटिटी होता है नेम। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अ कंपनी ऑन द सिलेक्शन ऑफ इट्स नेम, बट लेकिन कोई भी देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, कंपनी वैसे तो कोई भी नाम चूज़ कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। जब भी आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आपको ये चीज़ें बतानी है कि नेम क्लॉज में जब आप नेम चूज़ करते हैं कंपनी का, तो क्या क्या लीगल चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले जो नेम है, दैट मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपका नेम है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अनडिज़ायरेबल हो, मतलब सही ना हो। ठीक है, द नेम मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, if the name of the company is identical or similar to the name of an existing company, the government considers it to be an inappropriate। यानी कि सिंपल सी अगर लैंग्वेज में मैं बात करूँ, अगर आपने अपनी कंपनी का नेम किसी ऑलरेडी कंपनी, यानी कि मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले से ही है, उसके नाम से मिलता जुलता नाम अगर आपने रख लिया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस नेम को डिज़ायरेबल नहीं समझेगी। सच नेम्स आर कंसीडर्ड अनडिज़ायरेबल बिकॉज दे आर लाइकली टू कन्फ्यूज द पब्लिक एज टू द कंपनीज आइडेंटिटी। क्योंकि इससे होगा क्या, देखो, अगर आपने किसी और कंपनी जो ऑलरेडी है उससे मिलता जुलता नाम रख लिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी की रेपुटेशन है, जो इतने सालों से मेहनत कर रही है, काम कर रही है, रेपुटेशन अर्न की है जिसने, वो भी क्या होगी, डैमेज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सही नहीं समझती कि आप जो है क्या करें, आप किसी कंपनी से मिलता जुलता नाम रखें। ठीक है,
अगर ऐसा प्रोविज़न सेंट्रल गवर्नमेंट ना रखे, द रेपुटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी में बी हार्म्ड if a new company adopts an allied name or take undue advantage of the existing company reputation। ठीक है, वही मैंने आपको बताया। अब इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, ये आपको समझ आ जाएगा। द केस ऑफ नॉर्थ चेशायर एंड मैनचेस्टर ब्रीवरी कंपनी वर्सेस मैनचेस्टर ब्रीवरी कंपनी। ये किस किस के बीच में केस है, आपको ये देखो समझ आ रहा होगा। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस मैनचेस्टर ब्रीवरी कंपनी लिमिटेड हैड बीन ट्रेडिंग फॉर मैनी ईयर्स। देखो हुआ क्या, ये वाली जो कंपनी है किस किस के बीच में केस है, नॉर्थ चेशायर एंड मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी वर्सेस मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी के बीच में। हुआ क्या था, ये जो मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी थी वो बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रही थी। अनदर कंपनी नॉर्थ चेशायर ब्रूअरी कंपनी जो थी वो अपना नेम चेंज करके नॉर्थ चेशायर एंड मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड रखना चाहती थी। जो कि किसने अपोज किया, ऑब्वियस है ये वाली कंपनी पहले से काम कर रही थी तो ये अपोज ही करेगी इस चीज़ को। सो इट वाज हेल्ड कि ये वाली जो नॉर्थ चेशायर ब्रूअरी कंपनी है जो अपना नाम चेंज करके उसमें मैनचेस्टर वर्ड लगाना चाहती है, वो ये नया नाम नहीं रख सकती बिकॉज लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा अबाउट द कंपनीज आइडेंटिटी, और ऐसा कन्फ्यूज़न किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, द नेम मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950। ये चीज़ें आपको लिखनी है और ध्यान भी रखनी है, ठीक है। कि वो ये कह रहे हैं कि नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड हो, यानी कि मना हो। अंडर दिस एक्ट इट इज़ प्रोहिबिटेड विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज़ द वर्ड्स एम्प्रर, एम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट एटसेट्रा विद एनी कंपनी नेम। मतलब जैसे ये वाले जिस टाइप के नेम है ना, जैसे एम्प्रर, एम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, ये सारे नेम आप अपनी कंपनी के नेम के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप इन नेम को यूज़ नहीं कर सकते। बिसाइड्स दिस द नेम्स एंड एम्बलम्स, उनके जो सिंबल्स हैं यूएनओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की जो सील और उनके एम्बलम है वो आप नहीं यूज़ कर सकते। कंट्री के नेशनल फ्लैग का ये कैन नॉट बी यूज एज द नेम, एम्बलम और सील ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। ये आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के जनरली वैसे तो ये अलाउड होता नहीं है यूज़ करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको नेम चूज करते हुए मतलब नेम क्लोज में क्या ध्यान रखना है, यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। देखो जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है उसको अपने नेम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है और प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ता है। सो द नेम मस्ट एंड विद वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी टू यूज द वर्ड लिमिटेड and for a private company to use the words private limited as the last word or words in its name। ये तो आप लोगों को पता है और ध्यान भी रखना है। उसके बाद आता है नेम क्लोज में कि जो नेम है उसका प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन होगा। द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड पब्लिश्ड, ठीक है, प्रॉपर डिस्प्ले किया जाएगा ऑन अ साइन बोर्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और या फिर रीजनल लैंग्वेज में भी। बिसाइड्स द अबव द नेम मस्ट ऑल्सो बी एनग्रेव्ड ऑन द कंपनी कॉमन सील। कंपनी की जो एक स्टैंप होती है, कॉमन सील कहते हैं जिसे हम, जिस पे कंपनी का नाम वगैरह होता है, ठीक है, उस पर भी कंपनी का नेम होना चाहिए। और जितने भी बिजनेस लेटर्स हैं, कंपनी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कंपनी के द्वारा यूज़ किए गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी रेलेवेंट पेपर्स हैं, उन पे कंपनी का नाम पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। और हम 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो उनको अपने मतलब क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी का नेम है उसके साथ द वर्ड्स 1 पर्सन कंपनी शेल बी मैंशनड इन ब्रैकेट्स बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये 1 पर्सन कंपनी है। ओके, तो ये नेम क्लोज को मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है और इजी लैंग्वेज में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि मतलब किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। रॉयल, किंग, एम्प्रर, एम्प्रेस ये वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। और फिर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उन पे कंपनी का नेम प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्लोज की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड क्लोज है वो है हमारा सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ठीक है, सिचुएशन क्लोज। तो ये क्लोज क्या बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कहाँ, कौन सी सिटी में है, क्या उसका एड्रेस है। ठीक है, सो दिस क्लोज डिस्क्राइब्स द एड्रेस, सिटी एंड स्टेट इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड। On the basis of this information, only it is possible to establish the domicile of the company. जैसे ह्यूमन बींग्स का डोमिसाइल होता है वो कहाँ रहते हैं, इसी टाइप से कंपनी का डोमिसाइल भी उनके यही सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। और कंपनी की नेशनैलिटी और जो भी लोकल लॉज कंपनी को गवर्न करेंगे, जो वहाँ सिचुएशन, जहाँ सिचुएशन में होगी, जहाँ सिचुएटेड होगी कंपनी, वहाँ के लोकल लॉज उसको गवर्न करेंगे। तो ये सब कुछ हमें सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज से पता चलेगा। और हमें ये भी पता चलेगा कि वेदर द कंपनी इज एन इंडियन और फॉरेन कंपनी। ठीक है, अब रजिस्टर्ड ऑफिस जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो है क्या? द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज द प्लेस वेयर ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट, जहाँ पे ये चीज़ें रखी जाती हैं। और जितने भी लीगल, जरूरी लीगल नोटिस है और इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे ही भेजे जाते हैं, जो भी कंपनी को नोटिस वगैरह भेजने हैं सभी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो प्रिंसिपल प्लेस फॉर ऑपरेशन है वो रजिस्टर्ड ऑफिस ही हो, लेकिन जहाँ पे कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें, नोटिस वगैरह, कंपनी के नाम के लीगल नोटिस सभी वहीं भेजे जाते हैं। तो कंपनी का जो प्लेस ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि जो कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटी है, वो एट अ प्लेस अदर देन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो सकती है। द कंपनी कैन हैव इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी एट अ प्लेस अदर देन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड क्लोज की, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोज। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस ऑब्जेक्ट्स के लिए और किस एम के लिए सेटअप की गई है। ठीक है, अ कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लोज। देखो, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, एक कंपनी जो है उसके अलावा कोई काम नहीं करेगी। दिस क्लॉज इज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट क्लॉज वो देखेंगे कि कंपनी किस, क्या काम करेगी, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसी के बेसिस पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो वही एक्टिविटी ही आप लोगों ने करनी है। ठीक है, क्योंकि जो भी लोग कंपनी के साथ डीलिंग करेंगे उनको इसी से ही कंपनी की पावर्स, लिमिटेशंस वगैरह पता चलेंगी। ठीक है, if a company crosses the limits of its objects and does some act which is beyond the scope of its activity, such act would be deemed to be ultra virus। ये एक टर्म याद रखनी है, अगर एमओए से बाहर जाकर कोई एक्टिविटी करती है कंपनी तो एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस मानी जाएगी। सच एन एक्ट ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड वैलिड, चाहे मेंबर्स कितना भी कंसेंट दे दे, इस काम को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी आप जो सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, वो कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेन ऑब्जेक्ट जो भी हो, मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती हैं, उनको हम अगेंस्ट, मतलब अल्ट्रा वायरस नहीं मानेंगे, जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर एक्टिविटी की गई है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्लोज, दैट इज लाइबिलिटी क्लोज की। देखो, जो लाइबिलिटी क्लोज है ये आपको क्या बताएगा, मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में। ठीक है, इन केस ऑफ अ कंपनी whose liability of members is limited by shares or guarantee, तो मेमोरेंडम मस्ट कंटेन ए क्लोज स्टेटिंग दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। बताना पड़ेगा ना कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। इवन ए कंपनी विच इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूजिंग द वर्ड लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब कई कंपनीज है लाइक जिनका काम होता है आर्ट और ये कल्चर, इनको प्रमोट करना, यानी कि जो आपका कह सकते हो जो प्रॉफिट मोटिव के लिए जनरली काम नहीं करती,
वो लोग जो हैं वो भी बताएंगे कि हमारे लाइबिलिटी जो मेंबर्स की है वो लिमिटेड है, मतलब बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि अब देखो, अगर हमारे शेयर्स बाय शेयर्स लिमिटेड है तो होगा क्या कि जितनी अनपेड वैल्यू रह गई है शेयर्स की, मान लो 10 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू थी, आपने 8 रुपीज़ पर शेयर दे चुके हो, तो ₹2 जितना रह गया उतनी ही आपकी अभी लाइबिलिटी रह गई है। और अगर आपने पूरे ₹10 पर शेयर, जितने भी आपके शेयर हैं, आपने पूरे अमाउंट पे कर दिया, तो अब आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनी। और एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी, तो जितना भी आपने गारंटी दी है अमाउंट की, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब आप उतना ही अमाउंट आपसे लाइबल होगे देने के लिए, ठीक है। सो द इफेक्ट ऑफ दिस क्लोज इज दैट the liability of the shareholders is limited to the nominal value of the shares held by him, ठीक है। That is, no shareholder can be called upon to pay more than the unpaid value of the shares held by him। यानी कि किसी भी शेयर होल्डर को ऐसे नहीं बोला जाएगा कि जो अनपेड वैल्यू, जैसे मैंने आपको 2 रुपीज़ का एग्जाम्पल दे दिया कि 2 रुपीज़ पर शेयर रह गए अनपेड, तो इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि इससे एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे मंगवाया जाएगा, ठीक है। इन केस हिज शेयर्स आर फुली पेड, अगर आपने पूरे ही पैसे दे रखे हैं उस पर्सन को, ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी मोर इवन इफ द कंपनी ओज ह्यूज डेट्स टू हिज क्रेडिटर्स। अगर मान लो कंपनी ने अभी भी बहुत सारा पैसा देना है क्रेडिटर्स का, और अगर शेयर होल्डर्स, जैसे मान लो कोई भी शेयर होल्डर है, उसने पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं मंगवा सकते, ठीक है। और अगर ऐसी कोई कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसको हम कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट एन अमाउंट मोर देन हिज गारंटी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि जितना उसने अमाउंट बोला है उतना ही, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ऐसी अगर कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल भी है, तो जो अमाउंट गारंटी किया है और प्लस जो अमाउंट अनपेड है, इन दोनों को मिला के इससे ज़्यादा हमारी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्लोज पे बताना पड़ता है ये चीज़ों को। नेक्स्ट क्लोज है हमारा कैपिटल क्लोज। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, लाइबिलिटी वैसे तो लिमिटेड होती है कंपनीज की, लेकिन ये अनलिमिटेड में भी कन्वर्ट हो जाती है। कब? जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाए मिनिमम मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो जाए, या ऐसा कोई रूल जो है फॉलो, फ्रॉड वगैरह किया जा रहा है, तो जो लोग इसके लिए लाइबल हैं तो वो पर्सनली उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो सकती है। तो ये सिचुएशंस होती हैं कुछ, तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम बात करेंगे अब कैपिटल क्लोज की। तो जो कैपिटल क्लोज है वो बताता है द अमाउंट ऑफ नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल with which the company proposes to be registered and the value of shares into which it is divided। यानी कि जो नॉमिनल कैपिटल है, नॉमिनल शेयर कैपिटल है, या फिर जिसको हम ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं, तो वो कितनी है, ठीक है। जो ये एक लाइफ टाइम कैपिटल होती है, एक कंपनी इससे ज़्यादा इशू नहीं करती है, ठीक है। The capital of the company may be divided into equity share capital and preference share capital, ठीक है। The company during its existence cannot issue any shares exceeding the value of its authorized or registered capital। मतलब अपनी authorized और registered capital से ज़्यादा जो है एक कंपनी इशू नहीं कर सकती है unless and until it completes the requisite legal formalities, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है। उसके बाद जो लास्ट क्लोज है वो हमारा है एसोसिएशन क्लोज। इसको हम लोग सब्सक्रिप्शन क्लोज भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये अदर नेम आपके लिए ज़रूरी है, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि एसोसिएशन क्लोज का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम सब्सक्रिप्शन क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएशन क्लोज मस्ट स्टेट दैट द पर्सन्स हु आर सब्सक्राइबिंग देयर सिग्नेचर्स, यहाँ पे आप गैप डालेंगे, सब्सक्राइबिंग अलग है, देयर अलग है। ये जो एसोसिएशन क्लोज है ये बताता है कि जो भी पर्सन अपने सिग्नेचर्स दे रहे हैं मेमोरेंडम पे, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने आप को एक एसोसिएशन बना रहे हैं थ्रू मेमोरेंडम, मतलब एसोसिएशन है ना, तो वो लोग एक एसोसिएशन बना रहे हैं। सो ईच सब्सक्राइबर मस्ट साइन द मेमोरेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस।
मतलब जो भी लोग मेमोरेंडम पे साइन करते हैं, जैसे पब्लिक कंपनी के केस में 7 मेंबर्स जनरली, प्राइवेट में 2, तो वो उनका जो है साथ में एक विटनेस होना चाहिए जो अपने सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा, ठीक है। ईच वन ऑफ देम, जो भी सब्सक्राइबर है, एग्रीज टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। द मेमोरेंडम हैज़ टू बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट कम से कम 7 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओके, थैंक यू गाइस, मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये क्लियर कर दिया है क्लॉजेज, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।